वो अधिकारी अपने आप को सेना के अधिकारियों से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऊपर बढ़ने के लिए मिस्टर डीएसपी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और या इसी जन्म में आपको अगर सेना के, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी सरफरी अधिकारी को ऑर्डर मिल गया तो आपको इसी जन्म में पता चल जाएगा कि सेना क्या है। और मैं हमारी सेना से भी गुजारिश करूंगा कि आपके पास बहुत लोग हैं, आपके जो इंटेलिजेंस है, आपकी रो टीम है, या आपके पास बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये समय है उन लोगों को थोड़ा मूवमेंट उस साइड में दो जो इन लोगों को ठीक कर सके, इनकी खोपड़ी को, और अपने स्तर पर जांच करें। और ये अब सेना की रिस्पेक्ट का सवाल है, सेना की इज्जत का सवाल है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दो, आगे करो हमारे को। हम आज भी अपने आप को सैनिक ही समझते हैं। देश के लिए और सेना के लिए कभी भी रविंद्र फौजी की जरूरत पड़ती है, बोल देना, जो आप नहीं कर सकते हम कर देंगे। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, एक बार फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उड़ीसा पुलिस द्वारा जो घटिया हरकत की गई है। अब उड़ीसा पुलिस ने उस घटिया हरकत को छुपाने के लिए एक और घटिया कारनामा किया है। आप सभी को पता है कि उड़ीसा पुलिस द्वारा हमारे एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची और हमारे सेना में ऑन ड्यूटी कार्यरत एक मेजर साहब, जिनके साथ पुलिस द्वारा थाने में दुर्व्यवहार किया जाता है, यहां तक कि आपने उस बच्ची का जो बयान सुना होगा, पुलिस की जो करतूतें सुनी होंगी, जो आज पूरे हिंदुस्तान का सर झुका रही है। और फिर भी पुलिस, उड़ीसा पुलिस और उनके अधिकारी उनको बचाने के लिए, यानी जहां से ये किस्सा शुरू हुआ था, ये झगड़ा शुरू हुआ था कि वो लोग कहीं जा रहे थे और 10-12 लड़के जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, आगे पीछे चलाए, कुछ भद्दे कमेंट्स किए, वहां तक ही हमें पता था। लेकिन बाद में जो वीडियो अभी आपने बहुत सी सोशल साइट पर देख लिए होंगे, मेरे पास भी वीडियो आए हुए हैं, लेकिन उन वीडियो में जो चीजें हो रही हैं वो देखकर हमें शर्म आ रही है। वो हम यहाँ आपको दिखा भी नहीं सकते। वो लड़के साहब को धक्का मार रहे हैं, लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ने तक की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात देखो कि उन लड़कों को उस वीडियो के आधार पर पुलिस अरेस्ट करती है, और उस अरेस्ट करने के बाद 4 घंटे बाद में ही उनकी जमानत हो चुकी है। और जमानत होने का कारण क्या है कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, भारतीय न्याय संहिता जो अभी कानून बना गया है, उस आधार पर जो धारा लगाई है 126 भाग 2, 115 भाग 2, 117 भाग 2, 296/3 भाग 5, और ये सारी की सारी झगड़े धारा जो मामूली बहस की, झगड़े की वैल्यूएबल ऑफेंस हैं, यानी इन धाराओं में आसानी से जमानत मिल सकती है। इस प्रकार की धारा पुलिस लगा कर ले गई है। और सबसे बड़ी बात, रात को पकड़ा, रात को ही जो मजिस्ट्रेट साहब है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब का रात को ही पेश किया और रात को ही इनको जमानत पर रिहा कर दिया। अब इसके पीछे पुलिस का क्या खेल है? मैंने हालांकि मेरे पिछले वीडियो में बता दिया था कि पुलिस खेल खेल रही है। एक तरफ हमारे सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो कि आर्मी कमांडर लेवल के अधिकारी हैं, वो जाते हैं वहां, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिलते हैं, डीजीपी साहब से मिलते हैं, और जो मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं उनसे मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और वो सब कहते हैं कि चिंता मत करो, हम अपने स्तर पर न्याय कराकर आपको पूरा सही से न्याय मिलेगा। हालांकि न्याय नहीं मिलने का कारण तो वहीं पता चल गया था जब इधर से हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहते हैं कि भाई आपकी जो जांच होगी उसमें हमारी भी कुछ अधिकारी रैप में शामिल कर लिए जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने तो उसी समय बता दिया था कि इनका इरादा नहीं कि न्याय कर दें। और न्याय नहीं करने का कारण क्या था, आप सबको पता है कि ये घटना जब घटी, वो लड़के उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनसे बचाकर जब ये साहब पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, साहब हमारे और उनकी ब्रिगेडियर साहब की बच्ची भाग दौड़कर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है,
हमारे साथ उन लड़कों ने रोका है, मारपीट की है और वो हमारे पीछे ही हैं, और हो सकता है वो दोबारा हम पर अटैक करें, तो इसलिए आप चलकर उन लड़कों को अरेस्ट करो या कम से कम जो भी करना करो, नहीं तो वो हमारे साथ किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने सारे वीडियो देखे हैं, वही कहानी की पुलिस का रवैया, रिपोर्ट लिखो, हमारे अधिकारी नहीं है, सुबह आना फलाना ढिकना, मतलब गोड़ मोड़ करके उनको भगाने के चक्कर में थे। लेकिन दूसरी तरफ जो कि ब्रिगेडियर साहब की बच्ची है, वो एक वकील भी हैं और दूसरे हमारे अधिकारी भी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अपनी फटाफट चलो शिकायत भी लिखी, सब कुछ लिखी कि भाई आप लोग कार्रवाई करो। तो लेकिन कार्रवाई क्या होती है उसके बाद आप सबको पता है कि 3-4 बंदे बहस करते करते, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमसे ये कंप्लेन लिखवाओगे या इस तरह की बातें करोगे तब तक तो अपराधी भाग जाएंगे, तो अब उनको पकड़ोगे क्या, जबकि उन्होंने कार का नंबर दिया, सब कुछ दिया, तब भी ये टालम टोली कर रहे थे। अगर इसी जगह यहां कोई साधारण आदमी होता तो पुलिस उसको रख भी लेती और भागकर फटाफट उनको पकड़ भी लेती, क्योंकि दोनों तरफ से पुलिस पैसा पूसा खाकर अपना मौज मारती। सबको पता है ये हिंदुस्तान में पूरे में काम चल रहा है। या कोई गरीब आदमी होता तो खट उनको पता चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़के चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहे थे या जो भी ले रहे थे, तो बड़े लेवल के, हालांकि बाद में पता चल रहा है कि वो बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। और जिन बच्चों को ये पता है कि हम सेना के मेजर साहब से, एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची से बहस कर रहे हैं, उनमें एक जो कह रहा था कि मतलब सरेआम गाली गलौज धक्का मुक्की सब कुछ कर रहे थे, उनको पता था कि कहीं ना कहीं वो बड़े घरानों के बच्चे हैं। हालांकि मैंने अपने वीडियो में पिछली बार बताया कि उन सब का वीडियो हमारे पास भी आया हुआ है। उन बच्चों को मैंने ये चीज कहा था कि अगर पुलिस के बहकावे में आकर पुलिस उनको आसानी से क्यों छुड़वा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि अभी सेना का प्रेशर है, उनके भी कुछ बंदे सस्पेंड कर रखे हैं, उनको बहाल करना है, तो इन लोगों को गवाह बनाने के तौर पर कि अब तुम्हारे पे हम नॉर्मल धाराएं लगाते हैं, तुमको अभी फटाफट जमानत भी करवा देंगे, और कल ये लोग गवाही दें कि भाई वो तो नशे में थे, बहस कर रहे थे फलाना, ये पुलिस उनको गवाह बनाना चाह रही है। इन बच्चों को, वहां की पुलिस को ये लग रहा होगा, क्योंकि वो बच्चा, आप वीडियो, मैं फिर कह रहा हूं कि जिसको पर्सनल वीडियो देखना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जो रविंद्र फौजी के नाम से है, मैं उस चैनल में डाल दूंगा, या पर्सनल मेरा जो नंबर है 8290354513 8290354513, इस पर पर्सनल मुझे कोई कॉल करेगा तो वो वीडियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मेरे से जुड़ा हुआ आदमी है या आर्मी पर्सन है, जिस पर विश्वास है कि वो वीडियो को इस तरह फॉरवर्ड ना करेगा, वो देख सकता है। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि उन बच्चों को मैंने बता दिया था कि आपको सारे आपके जो धक्का दे रहे हो, आपने बच्ची के जो कपड़े पकड़ने की कोशिश की है, यानी कहीं ना कहीं अगर वो काबू में आ जाते तो जो मऊ में कांड हुआ था ना, सेम वही कांड हो जाता, वो बच्ची के साथ रैप तक कर सकते थे। लेकिन पुलिस ने किसी भी धारा में 354 या ऐसी कोई धारा नहीं लगाई जहां बच्ची के साथ छेड़छाड़ की धारा, जो कि गैर जमानती होती है, जिसमें इनको जेल जाना पड़ता, और जेल जाते रिमांड होता है या वहां बड़ी कार्रवाई होती तो फिर ये उगलते राज। लेकिन पुलिस ने अपने बचाव में गवाह बनाने के लिए इनको रिलीफ दे दिया। लेकिन वहां की पुलिस और ये बच्चे सोच रहे हैं, एक ऑडियो में बच्चा बोल भी रहा था कि हमारे तो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उड़ीसा के प्रधानमंत्री हैं, उनको लग रहा है कि उड़ीसा ही सब कुछ है, उड़ीसा पुलिस, वहां के जो मजिस्ट्रेट साहब या उनके हाई कोर्ट जो कह देगा वो फाइनल है। उनको ये पता नहीं कि वो जिससे टकरा रहे हैं वो भारतीय सेना है। भारतीय सेना के जो अधिकारी आए थे, हालांकि उन्होंने बातों बातों में इतना जरूर कह दिया था कि हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब उनका नरम रुख देखकर पुलिस जो उछल रही है, याद रखना कि जिस दिन सेना ने थोड़ा सा उंगली टेढ़ी कर दी ना, पुलिस को भी उठा देगी वहां से और इन बच्चों को भी सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटेगी। जब अपने लेवल पर अगर कोई सिरफरा अधिकारी, बोलते हैं ना फौजी सिरफरे होते हैं, जो वतन के लिए मरने मिटने के लिए लोग जो तैयार होते हैं ना, जो माइनस टेम्परेचर में खड़े हैं, जो सिर्फ देश के बारे में हमेशा सोचते हैं, उनको यही बोला जाता है फौजी पागल हैं, सरफिरे हैं। तो किसी दिन कोई सरफिरा अफसर वहां आ गया ना और उसको ऑर्डर मिल गया कि ठीक है उठा लाओ, उठाकर तुम्हारा वो इलाज करेगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें कभी किसी फौजी की तरफ देखने के लिए भी आंखें तुम्हारी बैंगी हो जाएंगी, या फिर जो 7 पुश्तें पैदा होंगी वो आंखें टेढ़ी लेकर ही पैदा होंगी कि तूने पंगा किससे लिया था। मैं आपको बहुत से किस्से जैसे कल परसों वाला भी बता चुका हूं कि तुम तो नॉर्मल बच्चे हो, तुम तो बोल रहे हो कि उड़ीसा का वो प्रधानमंत्री है, अपने आप को पंजाब का
इसी तरह मुख्यमंत्री खैरो का लड़का भी अपने आप को ये सोचता था कि मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूँ, और उस मुख्यमंत्री के लड़के को और उनके साथियों को नंगा लाकर कैंट में बैठाया था हमारे एक कर्नल ने, ज्योति मोहन जी जो कर्नल साहब थे, उन्होंने वहां बैठाया था नंगा करके, और पंजाब पुलिस ने एडी पंजे का जोर लगा दिया था। और उन्होंने भी इसी तरह सिनेमा हॉल में हमारी महिलाओं को, पहले रेलवे स्टेशन पर महिला गई थी किसी को छोड़ने के लिए, रेलवे स्टेशन में उनका पीछा किया। उसके बाद में वो पिक्चर हॉल में गए तो पिक्चर हॉल में भी कुछ कमेंट्स किए थे, वहां से महिला ही निकली और जाकर कर्नल साहब को बता दिया। कर्नल साहब ने 3 गाड़ियां भर के भेजी कि घेर लो पूरे उसको पिक्चर हॉल को और सबको धीरे धीरे बाहर निकालो। जिसने महिलाओं ने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया उनको उठाया और कैंट में अंडरवियर में बैठाया था, और उनकी वो तसल्ली की थी कि शायद उनकी मुख्यमंत्री के बच्चे के पोतों वगैरह को भी पूछना, आज भी चेहरा घूमता होगा फौज का। और पंजाब पुलिस के डीजीपी जीजीपी पूरी फोर्स आ गई थी, लेकिन कैंट के अंदर मुख्यमंत्री साहब को बोल दिया था कि पैदल आओ आप। गाड़ी खड़ी करके पैदल आए थे, मुख्यमंत्री ने हाथ पैर जोड़े थे, तब उन बच्चों को छोड़ा था। नहीं तो उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी को कॉल कर दिया था कि कांग्रेस की सरकार थी और पावरफुल सरकार थी, कोई दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी नहीं थी, जो आज तो कम से कम कोई विपक्ष आवाज उठा रहा है, उस समय एक ही सरकार थी। तब भी नेहरू जी ने कॉल किया था हमारे जनरल थिमैया साहब को कि साहब कर्नल साहब को समझाओ, हमारे चीफ मिनिस्टर के बच्चे को उठा लिया। तो उन्होंने यही कहा था कि साहब जब हम अपनी महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे एक्सेप्ट करते हो कि हम देश की सुरक्षा और इसके सम्मान के लिए हम रक्षा करेंगे? नहीं, मेरे कर्नल ने कर दिया जो कर दिया। अगर छुड़ाना है तो मुख्यमंत्री पैदल जाओ, हाथ पैर जोड़ो, और छोड़ेगा तो कर्नल ही छोड़ेगा। तो इतना याद दिलाते था हूं कि अभी जनरल द्विवेदी साहब बैठे हैं, हमारे एक शेखावत साहब गए थे, उनका रवैया ढीला रहा। फिर कह रहा हूं कि किसी दिन किसी सरफरे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी कर्नल को कह दिया गया या किसी ब्रिगेडियर को कह दिया गया कि उठा लाओ, तो जो एक पुलिस का डीसीपी फुदक रहा है ना, अपने आप को 3 आईपीएस अधिकारी ये सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास पावर है। तो जितनी पावर तुम्हारी है ना, एक सेकंड में एक कर्नल तुम्हें उठाकर तुम्हारी पावर ऐसी 3rd डिग्री यूज करेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें, फिर कह रहा हूं कि घूम जाएंगी। और ये चीजें हम भी अपने लेवल में सेना के अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से अधिकारी भी कह रहे हैं कि हाँ, उनको ये करना चाहिए। और अगर आज पुलिस उनको न्याय नहीं दिला पाती है, पुलिस के अभी कुछ लोग लगे हुए हैं कि हमारे उनको जो सस्पेंड किया है उनको भी बहाल कर दो, वो ऐसी प्लानिंग, ऐसी चीजें घुमा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के वीडियो वायरल कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी, 1:30 बजे आए थे। तो 1:30 बजे अगर वो अपराधी हैं तो वो लड़के कहाँ से घूम रहे थे? आपके जो भी पब खुल रहे हैं, दारू की दुकानें खुल रखी हैं, वो आपकी सरकार बैन करे ना, आप उनके लिए क्यों कर रहे हो? और फिर कहता हूं कि अगर वो ज्यादा नशे वगैरह में होते तो वहां लड़ झड़ा के घर चले जाते, वो आपके पास कंप्लेन लेकर नहीं आते। वो अपनी जगह सही थे। हमने उन बच्ची के वीडियो देखे हैं, वो बिल्कुल जायज बात कर रही थी, उन लड़कों से भी वो भिड़ रही थी और लड़कों को भी यही कह रही थी कि आज हिंदुस्तान में नारी घूम नहीं सकती क्या? नारी को अधिकार नहीं, तुम मतलब उसको दबा कर रखना चाहते हो? वो वहां भी उन्होंने बहस भी की है, लड़ी है, और उसके बाद पुलिस स्टेशन में आकर भी उन महिलाओं को कह रही थी कि मैडम आप अपना काम कीजिए, लेकिन वो उसका वीडियो बना रहे थे क्योंकि पुलिस की प्लानिंग थी। या तो वो ये बता रहे हैं कि एक टीम और थी जो बाद में पुलिस स्टेशन में आई है, इसका मतलब वो बच्चे जो बड़े, उनको पता होगा कि भाई पुलिस स्टेशन में गए हैं, तो उनका लिंक हो चुका होगा कि भाई पुलिस स्टेशन में ऐसे ऐसे कोई हमारी रिपोर्ट के लिए आ रहा है। उन्होंने पता नहीं किस किस को, क्योंकि सिविल में तो चलता ही है, बड़े लोगों के तुरंत फोन खड़क जाते हैं। इनकी पुलिस की औकात वहां ढीली पड़ जाती है जब कोई मंत्री का या विधायक का फोन आ जाता है तुरंत साले अपराधी को भी छोड़ देते हैं। आप सबको पता है, किसी विधायक ने कह दिया तो इनकी सारी पैंट ढीली हो जाती है। और यहाँ बेल्ट फोर्स के ऊपर आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, उन गुंडे बदमाश को भी छोड़ दिया और पूरा इन्हीं पर दोष दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जितने भी आईपीएस अधिकारी या पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे साथी हैं, मैं उनको साथी कहूंगा, वर्दीधारियों को, और मैं फिर कहता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छी ड्यूटी भी करते हैं और वर्दी पहनकर वो कभी गलत काम नहीं करते। लेकिन वो लोग जो 10-10 रुपए में रेडी रिक्शा पर बिकते हैं, शराब के ठेकों में जिनकी बद्दी चल रही है, जिनके दिमाग में हमेशा ही यही घूमता है कि कहीं भी कुछ मिले वो खाएं, वो फौजी के साथ एक तरह की हीन भावना रखते हैं
उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये घटियागिरी करके आप मुझे एक सवाल बता दो कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में लोग दारू नहीं पीते हैं? अगर आप यही उन पर साबिती करना चाह रहे हो कि दारू पी के बहस कर रहे थे, कि आपके अधिकारी या आपके जवान दारू नहीं पीते? मैं तो कहता हूं कि हमारे सेना के बहुत से लोग दारू पीते हैं, और पीते किस लिए हैं कि वो ऐसी ऐसी जगह में ड्यूटी करते हैं जहां तुम्हारा ये आईपीएस फुदक रहा है ना, या अपने आप को अगर शहंशाह समझ रहा है, मैं इसको चैलेंज करता हूं, 1 महीना ड्यूटी करके दिखा दे वहां हमारे साथ, हवा निकल जाएगी। एनएसजी में हम देखते थे, बहुत से अधिकारी आते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे, खून बहते थे इनके, और वहां पैर पकड़ते थे, साहब कोर्स किसी तरह पास करवा दो, मेरे को ये मिल जाएगा फलाना, और वहां से कोर्स बन के अपने आप के कंधों पर बड़ा आराम से लिखते हो कमांडोर फलाना, और फिर आकर उन्हीं के ऊपर रोब झाड़ते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन जिन्होंने कभी सेना के साथ ट्रेनिंग ली होगी या जिन्होंने वर्दी की इज्जत को समझा होगा, वो कभी लाचार बुजुर्ग महिलाओं पर या अपने सामने अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा फौजी है, कोई भी है, वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और मैं कहता हूं कि बहुत से लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ हीन भाव के लोग जो बोलते हैं ना वर्दी शेर बनाती है, लेकिन वो गीदड़ों को वर्दी मिल जाती है, सिफारिश से मिलती है, कहां से मिलती है, फिर वो ऐसे ही काम करते हैं। और अगर किसी गीदड़ को शक है तो एक दिन 1 महीने आ जाओ लेह के अंदर, आपकी डेड बॉडी घरवालों को मिल जाए तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी तो इस हालत में पता नहीं चलेगा कि आप किस बीमारी से मरे हो। आपकी ये सारी जो ऐशगिरी है ना, आप सोचते हो कि हम देश को चला रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है और उनको करनी चाहिए, लेकिन जहां जिम्मेवारी निभानी है, गुंडे बदमाशों का तुम फेवर ले रहे हो, और एक सम्मानित नागरिक जो कि एक सेना का अधिकारी है, ब्रिगेडियर साहब की बच्ची है, उन पर तुम आरोप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। क्या यही हमारा वो न्याय है? और बहुत से लोग इस चीज को जोड़ रहे हैं कि ये तो साहब बीजेपी की, मोदी की, क्योंकि वहां बीजेपी का राज है। राज किसी का भी हो, कांग्रेस का या बीजेपी का। मैंने तो कहानी बताई है ना कि भाई कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे खेरो जी, प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे, जिन्होंने इंटरफेयर कर दिया था कि छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ा था सेना ने तो। और सेना फिर अगर दोबारा उस रूप में आ गई ना, तो मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। ये ना सोचना कि हमारा कानून और हमारी पुलिस और हमारा प्रधान वो मुख्यमंत्री और हमारा कोर्ट, जहां सबकी पावर खत्म हो जाती है ना, वहां सेना याद आती है आपको, वहां से सेना की पावर शुरू होती है। साहब बाढ़, भूकंप या जो भी आता है ना, जहां लोगों को मारने की बारी आती है, वहां तुरंत साहब हमें तो सेना की मदद चाहिए। हर जगह तुम्हें सेना की मदद चाहिए, और फंसाने के लिए भी सेना के लोग चाहिए। फिर कह रहा हूं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए सेना को ठोस एक्शन लेना चाहिए। आज के दिन हमारे सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि अपने आपस के जो छोटे मोटे मसले हैं, बोलते हैं घर की लड़ाई अगर बाहर के लोगों के साथ लड़ी जा रही हो और उस समय कोई घर का आदमी भी उंगली करे ना, तो वो सबसे घटिया आदमी है। कुछ हमारे लोग जो उंगली कर रहे हैं या इन कहानियों पर पार्टियों के नाम से या वापस जो ऐसे कर रहे हैं, उनसे घटिया आदमी कोई नहीं, किसी को नहीं समझता मैं। आज जरूरत है हम सबको एक होकर इन लोगों का जवाब देने की। वो फिर कह रहा हूं कि वो तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने बंदों को किसी तरह भी रिहा कराएं और हमारी इज्जत को सेना से बड़ी कर दें। सेना से बड़ी करने के लिए भैया आपको दूसरा तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब्दुल कलाम जी भी 7 बार एनडीए पास करके अधिकारी नहीं बन पाए थे। ये न सोचना, बहुत से लोग जो कहते हैं कि सर आप तो खुद फौजियों को, अफसरों को ये बोलते थे फलाना, वो हमारे आंतरिक मसले हैं, बोलते थे, वो चीजें अलग है। लेकिन इस एनडीए को फाइट करने के लिए अब्दुल कलाम जी भी 7 बार कोशिश किए थे, फेल हो गए। हालांकि वो बाद में राष्ट्रपति बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बने, लेकिन उस रुतबे को, मेरे को कल ये आज भी एक बता रहे थे अधिकारी साहब कि उनके फादर एक बार आर्मी कमांडर थे, विजिट करने के लिए आए थे रक्षा मंत्री जी, उनका नाम भी मेरे को शायद अभी याद नहीं। तो कोई फंक्शन था, उसमें रक्षा मंत्री जी मतलब चाय पानी पीकर खाने के लिए अफसर में समझा रहे थे। तो उन अधिकारियों ने कह दिया था, साहब कहाँ जा रहे हो? बोला मैं चलता हूँ तो मैस में खाना खाने के लिए। बोले ये इंडियन आर्मी का अफसर मैस है, यहाँ सिर्फ अफसर ही अलाउड है, आपको टेंट में चाय पानी पिला दिया, खाना भी खाओगे तो आपको पहुंच जाएगा टाइम से बाहर गेस्ट रूम वगैरह में। इसमें एंट्री लेने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक वो जमाना था। और आज मैं फिर कहता हूं, अगर आपको इज्जत चाहिए, देखो एक तो होता है पैसा कमाना, आप
CDS बन जाओ, आप जाकर MP MLA बन जाओ, कितनी भी बड़ी मंत्री बन जाओ, दुनिया भर के पैसे कमा लो, ये पैसा ना किसी के साथ गया है और न आया है। लेकिन याद या तो लोगों ने क्रांतिकारियों को किया है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कुछ किया है अलग से, वही याद किए जाते हैं। या जनरल सैम मानिकशा जैसे, जनरल थिमैया जैसे साहब को याद किया जाता है। या हमारे जो परमवीर चक्र, चाहे जवान हुए चाहे जैसे हुए हैं, उन लोगों को, शहीदों को याद किया जाता है, क्यों वो मर गए लेकिन देश के लिए कुछ करते हुए गए हैं। और तुम अगर आज चुप बैठे रहे और ये पुलिस हैवी हो गई तो फिर समझ लेना भविष्य में क्या होने वाला है। और ये हमारी सिविलियन जनता को भी कहना चाहता हूं कि अगर आज फौज के इंटरफेयर के बाद में भी पुलिस अपने उन लोगों को बचाती है तो फिर आम आदमी को इस देश में क्या न्याय मिलेगा, वो भविष्य तय करेगा इस देश का। आज अगर आप पार्टियों में बटकर एक तरफा बस वो लोग दिखा रहे हैं, उनको देखे जा रहे हो, लेकिन अन्याय हुआ है उसको नहीं देख रहे। अगर किसी ने गलती भी की है, दारू भी पी है, कुछ भी किया है, वो उसकी निजी जिंदगी है, किसी को बगैर परेशान किए हुए आपका कोई कानून नहीं कहता कि वो गलत थे। वो आपके पास न्याय मांगने के लिए आए थे। अगर आपको लग भी रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, फलाना है, तो उन चीज़ों का तरीका दूसरा है। लेकिन जो तरीका आपने यूज किया है, या तो आप लोगों ने उनसे पैसे खाए हैं, उनको छुड़ा भी दिया आपने, या फिर आपकी कोई और मंशा रही है, या आपके वो अधिकारी अपने आप को सेना के अधिकारियों से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऊपर बनने के लिए मिस्टर DSP आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और या इसी जन्म में आपको अगर सेना के, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी सरफरे अधिकारी को ऑर्डर मिल गया तो आपको इसी जन्म में पता चल जाएगा कि सेना क्या है। और मैं हमारी सेना से भी गुजारिश करूंगा कि आपके पास बहुत लोग हैं, आपके जो इंटेलिजेंस है, आपकी रो टीम है, या आपके पास बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये समय है, उन लोगों को थोड़ा मूवमेंट उस साइड में दो जो इन लोगों को ठीक कर सके, इनकी खोपड़ी को। और अपने स्तर पर जांच करें। और ये अब सेना की रिस्पेक्ट का सवाल है, सेना की इज्जत का सवाल है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दो, आगे करो हमारे को। हम आज भी अपने आप को सैनिक ही समझते हैं। देश के लिए और सेना के लिए कभी भी रविंद्र फौजी की जरूरत पड़ती है, बोल देना, जो आप नहीं कर सकते हम कर देंगे। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।